अब हम लोग आदिकालीन साहित्य में लिखे गए लौकिक साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं होती हैं। तो आदिकाल के अंतर्गत जो लौकिक साहित्य लिखा गया है, लौकिक साहित्य जैसे अन्य साहित्य की रचना हुई है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, उसी तरह पे कुछ लोक साहित्य की भी रचना हुई है। तो लोक साहित्य से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहली रचना है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा, ठीक है। और ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई रचना मानी, 11वीं सदी की रचना मानी जाती है। जो ढोला मारूरा दूहा है, इसकी रचना 11वीं शताब्दी में होती है, ठीक है। यह एक लोक भाषा का काव्य है, लोक भाषा काव्य माना जाता है। इसकी रचना कल्लोल कवि ने की थी। कल्लोल कवि ने ढोला मारूरा दूहा नामक ग्रंथ लिखा था। एक और कवि हैं, एक कवि है कुशल राय वाचक। कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ छंदों को जोड़ा था। कुशल राय वाचक ने, जिसे कुशल लाभ भी कहा जाता है, तो कुशल राय वाचक ने इसमें अपने छंदों को जोड़ के इसकी रचना की थी, ठीक है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पूगल देश के राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी की प्रेम कथा का इसमें चित्रण किया गया, ठीक है। कछवाहा वंश के राजा रहते हैं राजा नल, और पूगल देश के राजा रहते हैं पिंगल, और उनकी पुत्री मारवाड़ी रहती है, ठीक है। तो ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा का इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला साहित्य है लौकिक साहित्य, जयचंद्र प्रकाश दूसरे नंबर पे आता है। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश। तो जयचंद्र प्रकाश जो है, यह भट्ट केदार की रचना मानी जाती है। भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश की लेखक कौन है? भट्ट केदार। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे एक महाकाव्य माना। शुक्ल जी जयचंद्र प्रकाश को महाकाव्य मानते हैं। महाकाव्य कौन मानते हैं? शुक्ल जी। शुक्ल जी के अनुसार यह एक महाकाव्य, इसमें कन्नौज के राजा जयचंद के प्रताप और वीरता का चित्रण किया है। कन्नौज के राजा रहते हैं जयचंद। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। जयचंद की वीरता और उनके शौर्य का प्रदर्शन किया गया है। और यह ग्रंथ जो है इस ग्रंथ का वर्णन राठौरी रिख्यात नामक ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। यह ग्रंथ राठौरी रिख्यात नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी? दयाल दास। दयाल दास की राठौरी रिख्यात नामक ग्रंथ में यह ग्रंथ मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला लोक साहित्य है जयमयंक जस चंद्रिका। तीसरा है जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका, इसके लेखक मधुकर कवि माने जाते हैं। जयमयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि की रचना मानी जाती है। मधुकर कवि ने इसकी रचना की थी, और मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में इसकी रचना की थी, ठीक है। तो इसका रचना काल जो है वह 1186 ईस्वी माना जाता है। इस रचना में भी जयचंद्र का ही वर्णन किया गया है, ठीक है। इस ग्रंथ में जयचंद्र की वीरता का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ भी अप्राप्त है, ठीक है, अप्राप्त ग्रंथ है। और इसका जो वर्णन मिलता है वह भी दयाल दास की राठौरी रिख्यात नामक ग्रंथ में मिल जाता है। दयाल दास की राठौरी रिख्यात में ये भी मिलता है। राठौरी
विख्यात। फिर से देख लेते हैं। जो जय मयंक जस चंद्रिका है, इसकी रचना मधुकर कवि ने की है और मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में जयचंद की वीरता का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ आज अप्राप्त माना जाता है, इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। और इसका जो वर्णन मिलता है वह दयाल दास की एक रचना है राठौरी विख्यात में, उसी में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद है अगला लोक साहित्य बसंत विलास। चौथा बसंत विलास। बसंत विलास ये भी काफी बार पूछी जाती है। तो बसंत विलास जो कृति है आदिकाल की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। यह सबसे पहले 1952 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसका प्रकाशन सबसे पहले 1952 ईस्वी में होता है और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? केशवलाल हरदास राय। केशवलाल हरदास राय। केशवलाल हरदास राय ने इसका प्रकाशन किया था। और प्रकाशन एक रचना मिलती है 1451 ईस्वी में जो हस्तलिखित आधार पर मिलती है। एक रचना है जो 1451 ईस्वी की लिखी बताई जाती है और वह हस्तलिखित रूप में मिलती है, हस्तलिखित रचना है। इसी के आधार पर केशवलाल हरदास राय ने 1952 ईस्वी में इस ग्रंथ का संपादन किया है। इसके रचयिता का अभी तक पता नहीं चला, ये अज्ञात कवि की रचना मानी जाती है। अज्ञात है इसके कवि, रचनाकार अज्ञात माने जाते हैं। फिर से देख लेते हैं। बसंत विलास जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित होती है। केशवलाल हरदास राय ने इसका प्रकाशन करवाया था। 1451 ईस्वी की एक कोई हस्तलिखित प्रति मिली है, उसी के आधार पर इसका प्रकाशन कराया गया है। और इसके जो कवि हैं, लेखक हैं, वह अभी उसका पता नहीं चल पाया, तो अज्ञात कवि की रचना मानी जाती है। इसमें 84 दोहे हैं। इस रचना में 84 दोहों में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। 84 दोहों में बसंत ऋतु तथा उस पर वियोगिनी, उसका वियोगिनी स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। वियोगिनी स्त्रियों पर बसंत ऋतु के और उसका प्रभाव का चित्रण किया गया। यह श्रृंगार रस की रचना मानी जाती है। यह जो रचना है यह श्रृंगार रस की रचना मानी जाती है, श्रृंगार रस में लिखी गई है। ठीक है। इसके बाद अगला लोक साहित्य है खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां। इसके लेखक कौन है? अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो की रचना है खुसरो की पहेलियां। ठीक है। खुसरो की पहेलियां की रचना अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो के विषय में देख लेते हैं। सॉरी। अमीर खुसरो जो हैं, इनका जन्म इनका जो पहले जन्म देख लेते हैं। जन्म इनका 1255 ईस्वी में होता है। अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है। और इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में होती है। 1255 इनका जन्म माना जाता है और 1324 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो वास्तविक नाम रहता है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या रहता है? अब्दुल हसन। प्रश्न पूछा जाता है तो इनका जो वास्तविक नाम रहता है वह क्या रहता है? अब्दुल हसन इनका वास्तविक नाम रहता है। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में होता है। एटा जिले के पटियाली ग्राम में इनका जन्म होता है। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली ग्राम में होता है। और इनके गुरु का नाम क्या रहता है? अमीर खुसरो को गुरु का नाम क्या रहता है? शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके जो गुरु रहते हैं उनका नाम रहता है शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया।
ये अमीर खुसरो के गुरु माने जाते। गुरु भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम रहता है शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके विषय में कहा जाता था कि ये जो शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने बलवन से लेकर अलाउद्दीन तक के शासन को देखा था। यानी ये दिल्ली में जब कई शासकों का, इनके रहते हुए कई शासकों का शासनकाल गुजरा था, तो इन्होंने बलवन से लेकर औरंगजेब तक के शासन को देखा, अलाउद्दीन तक के शासन को देखा था। ठीक है, बलवन से लेकर अलाउद्दीन तक के राजाओं का शासन देखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के फुटकल कवियों में खुसरो को स्थान दिया है। शुक्ल जी आदिकाल के फुटकल कवियों में रखते हैं। फुटकल कवि, आदिकाल के फुटकल कवियों में शुक्ल जी अमीर खुसरो को स्थान देते हैं। ठीक है, अब अगले आगे देख लेते हैं, इनकी रचना देख लेते हैं। तो इनकी पंक्तियां लोगों के मुख से अक्सर सुनी जाती हैं। इनका जो ग्रंथ है, सबसे पहला है, रचना देख लेते हैं। पहला है खालिक बारी। खालिक बारी या कोश ग्रंथ बताया जाता है। कोश ग्रंथ यानी पर्यायवाची बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद पहेलियां है, दूसरे नंबर पर पहेलियां है, गजल है, खालिक बारी, पहेलिया, गजल, और इसके बाद है दो सुखने, चौथे नंबर पर है दो सुखने। इसके बाद है हालाते कन्हैया, हालात ए कन्हैया। ठीक है, हालाते कन्हैया। फिर है नजराने हिंदी, नजराने हिंदी। और इसके बाद एक रचना है नूर ए सिपर, नूर ए सिपर, 7वें नंबर पर है नूर ए सिपर। ये अमीर खुसरो की रचना मानी जाती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अमीर खुसरो से एक प्रश्न पूछा जाता है, अमीर खुसरो की पहेलियां इनकी लोक साहित्य है। इनका जन्म 1255 ईस्वी में होता है। अमीर खुसरो का जन्म 1255 में होता है और इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में होती है। इनके वास्तविक जो नाम रहता है अब अमीर खुसरो का, वह अब्दुल हसीन रहता है, अब्दुल हसन। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में होता है। इनके गुरु का नाम, अमीर खुसरो के गुरु का नाम शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहता है। इन्होंने बलवन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक के शासन को देखा था। ठीक है, शुक्ल जी अमीर खुसरो को आदिकाल के फुटकल कवियों में स्थान देते हैं। अब इनकी रचना देख लेते हैं। तो पहला है खालिक बारी, फिर पहेलिया, गजल, दो सुखने, हालाते कन्हैया, नजरानी हिंदी, नूरे सिफर, ये इनकी रचना मानी जाती हैं। और ये तो हो गए अमीर खुसरो की। अब इनकी कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। तो पहले दोहा देख लेते हैं, अमीर खुसरो के कुछ पंक्ति देख लेते हैं। अमीर खुसरो की पंक्ति काफी पूछी जाती है। तो सबसे पहले दोहा में देख लेते हैं। दोहा है, इनकी एक पंक्ति है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यह पंक्ति कई बार पूछी जाती है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। थोड़ा सा लिख देते हैं, गोरी सोए सेज पर गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, रैन भई चहु देश। ठीक है, यह इनकी पंक्ति है।
इस पंक्ति की रचना अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के पश्चात लिखी थी। ठीक है, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के पश्चात इन्होंने लिखी थी। इसके बाद इनकी एक पंक्ति है, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। दूसरा है, उज्जवल बरन अधीन तन, उज्जवल बरन अधीन तन और एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। ठीक है, फिर अगली एक इनकी पंक्ति मानी जाती है, एक दोहा है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भये इक रंग। ठीक है, इनकी एक पंक्ति है भैया, दोहा है, खुसरो रैन सुहाग की, रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग। ठीक है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। ये तो हो गया इनके दोहा। अब इनकी कुछ पहेलियां देख लेते हैं। पहेलियां, अमीर खुसरो की पहेलियां लोगों के, पुराने लोगों के मुंह से काफी सुनने को मिलती थी। ठीक है, तो इनकी पहेलियों में आती है, पहला है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ठीक है, तो पहले पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये तारा के विषय में कहा गया है। ठीक है, इनकी जो अगली पहेली है वह क्या है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो ताल सांप को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ठीक है, तो इनकी एक पहेली यह भी है। इसके बाद लिखते हैं, एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसी सहाय, खुसरो उसके बलि बलि जाए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलि बलि जाए। यह पैजामा के विषय में पहेली लिखते हैं। ठीक है, एक और इनकी पहेलियां है, अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण के विषय में कहते हैं इसकी, ये पंक्ति जो है दर्पण के विषय में कही गई है। अब इनकी खड़ी बोली की रचना देख लेते हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली की रचना एक दो देख लेते हैं, पंक्तियां हैं। खड़ी बोली में लिखते हैं कि चूक भाई कुछ बासो ऐसी, चूक भाई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, चूक भाई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। सॉरी। इसके बाद आगे लिखते हैं, एक नार पिया का भानी, तनवा को सॉरी, एक नार पिया का भानी, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। फिर अगली इनकी एक खड़ी बोली की पंक्ति है, चाम मास वाको नहीं एक, चाम मास वाको नहीं एक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत हैं कैसे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, चाम मास वाको नहीं एक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। और इसी तरह और लिखते हैं, सूनी सेज डरावन लागे,
बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए, सूनी सेज डरावन लागे, बिरहन अग्नि मोहि डस डस जाए। ठीक है, अब ये तो हो गई खड़ी बोल के। अब इन्होंने कुछ सवैया की भी रचना की है, सवैया छंद में भी रचना करते हैं। ठीक है, तो सवैया छंद में सबसे पहले लिखते हैं, जे हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया। किताब हिजरा नदाम ऐजा न लेहु काहे, लगाए छतिया। ठीक है, और इसके बाद एक और लिखते हैं, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कबहु न होए। ठीक है, तो ये पंक्ति काफी प्रसिद्ध है इनकी, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कबहु न होए। ठीक है, और इनका एक कथन भी है, ये अपने विषय में कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यदि मुझसे कोई बात करना चाहे तो वो हिंदवी में कहे, हिंदवी में बात करे। तो इन्हें हिंदुस्तान की तोतीय हिंद कहा गया। ठीक है, तूतीय हिंद इन्हें कहा जाता है। इन्हें हिंदुस्तान की क्या कहा गया, तूती कहा गया है। ठीक है, हिंदुस्तान की तूती। तो ये हो गए अमीर खुसरो। अब कुछ अब विद्यापति को देख लेते हैं। विद्यापति, विद्यापति हिंदी साहित्य के आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को आदिकाल के फुटकल कवियों में मान रखते हैं। ठीक है, इनका जो रचना काल है वह 1403 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1403 ईस्वी से इनका रचना काल माना जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा, विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार माना जाता है। और विद्यापति की दो रचनाएं अवहट्ट भाषा में मिलती हैं, एक है कीर्तिलता और एक पताका। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, तो इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं मानी जाती हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका को विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में लिखा है। ठीक है, विद्यापति जो है ये तिरहुत के राजा शिव सिंह है। तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि रहते हैं। तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रय में विद्यापति रहते थे। ठीक है, और ये इन्हीं के दरबारी कवि माने जाते हैं। विद्यापति के अन्य नामों से भी जाना जाता है, विद्यापति को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जिनमें है, एक तो हो गया मैथिल कोकिल कहलाते हैं। मैथिल कोकिल ये अपनी पदावली के कारण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने, विद्यापति ने जो पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, उसी के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इसके बाद इन्हें नवकवि भी कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, खेलन कवि के नाम से भी जाना जाता है, राजा पंडित भी विद्यापति को कहा जाता है, अपरूप का कवि कहा जाता है, अभिनय जयदेव कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता। तो ये इनके अन्य नाम है। फिर से देख लेते हैं इन्हें। तो मैथिली कोकिल कहा जाता है, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इसके बाद नव कवि कहा जाता है, नव कवि के बाद खेलन कवि कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है, राजा पंडित कहा जाता है, राजा पंडित कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को अभिनय जयदेव कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अपरूप का कवि कहा जाता है, अपरूप का कवि भी कहा जाता है। और देख लेते हैं, पंचानन के नाम से विद्यापति को जाना जाता है, पंचानन
तो इन नामों से विद्यापति को जाना जाता है। कभी कंठहार भी कहा जाता है, कभी कंठहार। तो विद्यापति के इतने अन्य नाम से भी जाना जाता है विद्यापति को। विद्यापति जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, शैव धर्म के मतानुयायी माने जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी रचना में जो नायक और नायिका लिए हैं वह राधा और कृष्ण को लेते हैं। इन्होंने अपने काव्य में, कविताओं में जो नायक नायिका लिए हैं वह राधा और कृष्ण को लेते हैं। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में जो नायक और नायिका बनाए हैं वह राधा और कृष्ण का ही वर्णन किया है। ठीक है, लेकिन इन्हें कृष्ण भक्त नहीं मानना चाहिए, शैव धर्म के मतानुयायी माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में एक कथन लिखते हैं। शुक्ल जी का एक कथन है। शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जैसे आजकल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन है। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने जयदेव के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी विद्यापति के इन पदों को भी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने जयदेव के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। जयदेव के पदों को गीत गोविंद के पदों को है, आध्यात्मिक जयदेव की रचना है। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को, यहाँ गीत गोविंद है, जयदेव की रचना है, गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण शुक्ल जी का कथन है। ये विद्यापति के विषय में लिखते हैं। जो विद्यापति का इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है वह पदावली ही मानी जाती है। विद्यापति की जो प्रसिद्धि इतनी हुई है वह इनकी पदावली की रचना के कारण ही मानी जाती है। ठीक है, और अब देख लेते हैं विद्यापति की जो रचनाएं हैं। विद्यापति की रचनाएं, विद्यापति की रचनाएं पहले देख लेते हैं। पदावली है, पहली रचना इनकी पदावली है। पदावली जो है ये मैथिली भाषा में लिखी गई, मैथिली भाषा में है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी रचना है कीर्ति लता, और तीसरी रचना है कीर्ति
पताका, ये दोनों रचना अवहट्ट भाषा में है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद इन्होंने संस्कृत भाषा में भी कुछ रचनाओं की रचना की है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा की रचना देख लेते हैं। अब देख लेते हैं संस्कृत में, संस्कृत भाषा में है भू परिक्रमा, भू परिक्रमा, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा है, और शैव सर्वस्व सार है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है। इसके बाद है क्या बोलते हैं, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार, प्राणभूत पुराण संग्रह, प्राणभूत पुराण संग्रह। ठीक है, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा है, शैव सर्वस्व सार है, प्राणभूत पुराण संग्रह है, दान वाक्यावली है, दान वाक्यावली, दान वाक्यावली, दान वाक्यावली भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके बाद गया पत्तलक है, गया पत्तलक, ठीक है, गया पत्तलक है। इसके बाद वर्णकृत है, वर्णकृत है। फिर है दुर्गा भक्त चंद्रिका, दुर्गा भक्त चंद्रिका, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। ठीक है, इसके बाद है मणि मंजरी, मणि मंजरी, और एक है द्वैत निर्णय, द्वैत निर्णय। कितनी हो गई, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो विद्यापति की ये 14 रचनाएं मानी जाती। ठीक है, फिर से देख लेते हैं इनकी रचना। पदावली जो है ये मैथिली भाषा में इनकी जो प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है, यही पदावली है। और पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी है। कीर्तिलता को विद्यापति कहानी कहते हैं। ठीक है, अब संस्कृत की रचना देख लेते हैं। तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार, प्राणभूत पुराण संग्रह, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मणि मंजरी एवं द्वैत निर्णय। ठीक है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को आदिकाल के फुटकल कवियों में रखते हैं। ठीक है, अब इनके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। विद्यापति, तो शुक्ल जी इन्हें आदिकाल के फुटकल कवि में रखते हैं, आदिकाल के फुटकल कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को आदिकाल का फुटकल कवि मानते हैं। ठीक है, और विद्यापति को गीत शैली का प्रवर्तक माना जाता है, गीत शैली का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य में गीत शैली के प्रवर्तक विद्यापति को ही माना जाता है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है, सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को
श्रृंगार का सिद्ध वाक कवि का, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि का, ये तथ्य पूछे जाते हैं। और बच्चन सिंह है, बच्चन सिंह विद्यापति को क्या कहते हैं? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हैं और इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। विद्यापति को बच्चन सिंह अपरूप का कवि कहते हैं, अपरूप का कवि कहते हैं और इन्हें हिंदी का जातीय कवि मानते हैं, हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। ठीक है, तो ये भी तथ्य पूछा जाता है कि बच्चन सिंह विद्यापति को अपरूप का कवि कहते हैं और उन्हें हिंदी का जातीय कवि घोषित करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चैतन्य महाप्रभु थे, वह विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाया करते थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाकर इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनको गाते गाते वह मूर्छित हो जाते थे। और एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी क्या कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जो है पदावली के पदों को, पदावली के इनकी जो रचना है विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में, इनके पदों की को क्या कहते हैं? इनके श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहते हैं, नागिन की लहर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वह विद्यापति के पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहते हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं, कुछ रहस्यवादी मानते हैं और कुछ शुद्ध वैष्णव यानी परम वैष्णव भक्त मानते हैं। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं रहस्यवादी कवि कौन मानते हैं? विद्यापति। अब इनको रहस्यवादी कौन मानते हैं? पहला है रहस्यवादी। विद्यापति को रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन और नगेंद्र नाथ गुप्त तथा जनार्दन मिश्र मानते हैं। ठीक है, पहले है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, फिर है नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। इन्हें क्या मानते हैं? रहस्यवादी कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए पहले। दूसरे हैं नगेंद्र नाथ गुप्त, नगेंद्र नाथ गुप्त। और तीसरे विद्वान हैं जनार्दन मिश्र, जनार्दन मिश्र। ये विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त एवं जनार्दन मिश्र। इसके बाद इनको परम वैष्णव मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास है, ब्रजनंदन सहाय है। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास इनको वैष्णव भक्त मानते हैं। ये तो रहस्यवादी है। अब वैष्णव कवि कौन मानते हैं? वैष्णव, वैष्णव भक्त मानने वालों में श्याम सुंदर दास है, श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू ब्रजनंदन सहाय, ब्रजनंदन सहाय। ये इनको विद्यापति को परम वैष्णव भक्त मानते हैं। ठीक है, अब इनके बाद है श्रृंगारी कवि मानने वाले कवि। तीसरे जो वर्ग है वह विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं, श्रृंगारी कवि। श्रृंगारी कौन कौन मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानने वालों में हर प्रसाद शास्त्री हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सुभद्र झा है एवं राम कुमार वर्मा है। ठीक है, तो हर प्रसाद शास्त्री हो गए, हर प्रसाद शास्त्री पहले हो गए। इनके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के बाद है तीसरे हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा और है सुभद्र झा। तो ये लोग
सुभद्र झा, ये लोग विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, राम कुमार वर्मा एवं ये सुभद्र झा, ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। ठीक है, विद्यापति ने अपनी का फिर से इन्हें देख लेते हैं, पूछा जाता है इससे। तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि कौन कौन मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, ये विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं। वैष्णव भक्त मानने वाले में श्याम सुंदर दास हैं, बाबू ब्रजनंदन सहाय हैं। फिर श्रृंगारी कवि मानने वालों में हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा एवं सुभद्र झा, ये लोग इनको शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। ठीक है, अब विद्यापति की कुछ पंक्तियां हैं, पंक्ति देख लेते हैं। ठीक है, विद्यापति की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो इनकी एक पंक्ति है, बालचंद बिजावई भाषा दुह लही लग गए दुज्जन हासा। बालचंद बिजावई भाषा, बालचंद बिजावई भाषा। ठीक है, एक पंक्ति यह पूछा जाता है, बालचंद बिजावई भाषा दो ही नहीं लग गई दुज्जन हासा। इसके बाद एक और पंक्ति है, जिसके कारण मैथिली भाषा, ये मैथिली भाषा इनके जो अवहट है उसकी भाषा में लिखते हैं, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जमपौ अवहट्टा। ठीक है, इनकी यह पंक्ति भी पूछी जाती है, देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल बैना सब जन मिठा। यह इनकी पंक्ति पूछी जाती है, देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसो जमपौ अहट्टा। ठीक है, फिर है एक पंक्ति इनकी पूछी जाती है, माधव हम परिणाम निराशा। तीसरी है, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। यह पंक्ति भी पूछी गई है कई बार। तो माधव हम परिणाम निराशा, ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं मानी जाती हैं। तो विद्यापति, इससे एक दो प्रश्न बनते हैं, आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आदिकालीन गद्य साहित्य, आदिकालीन गद्य साहित्य, गद्य साहित्य। तो आदिकाल में जिस प्रकार से काव्य रचना की जा रही थी, उसी तरह से कुछ रचनाएं गद्य साहित्य में भी लिखी गई हैं। तो इन गद्य रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ज्यादा रचनाएं नहीं, 3-4 हैं, उन्हीं को देखना है। तो सबसे पहले जो गद्य रचना मानी जाती है वो राउल बेली मानी जाती है। ठीक है, पहली गद्य रचना है राउल बेली, राउल बेली। राउल बेली जो रचना है, इसके रचना का ये 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। 10वीं सदी की रचना है, 10वीं सदी की ये रचना मानी जाती है। और इसके जो लेखक हैं वह रोडा कवि माने जाते हैं। ठीक है, रोडा कवि ने 10वीं शताब्दी में राउल बेल की रचना की है। यह गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य माना जाता है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य, चंपू काव्य। और यह शिलांकित रचना मानी जाती है, शिलांकित रचना भी कही जाती है। ठीक है, शिलांकित रचना मानी जाती है। तो रोडा की जो राउल बेल है, यह 10वीं शताब्दी में लिखी जाती है और इसके कवि रोडा नामक कवि को माना जाता है। इन्होंने गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य शैली में राउल बेल की रचना की है और यह शिलांकित कृति मानी जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रचना शिलांकित है। तो रोडा की राउल बेल जो है वह शिलांकित कृति रचना मानी जाती है। ठीक है, और इसमें राहुल नाम की नायिका रहती है, उसके नखशिख वर्णन का प्रारंभ होता है। राहुल नाम की
नायिका रहती है। इसी के राहुल नायिका है, इसी के नखशिख का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है और इसी रचना के द्वारा हिंदी में नखशिख वर्णन प्रारंभ होता है। ठीक है, नखशिख वर्णन की जो परंपरा है यहीं से प्रारंभ मानी जाती है, हिंदी में इसी से प्रारंभ मानी जाती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, नखशिख वर्णन की जो श्रृंगारिक परंपरा है उसका आरंभ रोडा की राउल बेल से ही माना जाता है। यह भी प्रश्न हिंदी में पूछा जाता है। अब इसके बाद जो दूसरी रचना है वह है, दूसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दूसरा जो गद्य साहित्य है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर शर्मा के द्वारा 12वीं शताब्दी में की जाती है। ठीक है, तो यह 12वीं शताब्दी की रचना है और दामोदर शर्मा इसके रचनाकार माने जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह 12वीं शताब्दी की रचना है और इसे यह दामोदर शर्मा ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और यह जो ग्रंथ है यह व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदिकाल में व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। फिर से देख लेते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह 12वीं शताब्दी की रचना है और दामोदर शर्मा इसको लिखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ये जो दामोदर शर्मा है ये महाराज गोविंद चंद की सभा में रहते थे। ठीक है, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित माने जाते हैं। गोविंद चंद्र के सभा पंडित के रूप में जाने जाते हैं। ये भी दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित माने जाते हैं। अब इसके बाद अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर। तीसरी जो गद्य साहित्य है वह है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर की रचना 14वीं शताब्दी में होती है और इसके लेखक जो है वह ज्योतिरीश्वर ठाकुर माने जाते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर इसके लेखक माने जाते हैं। ठीक है, यह जो वर्ण रत्नाकर है यह एक कोश ग्रंथ माना जाता है। कोश ग्रंथ है, वर्ण रत्नाकर कोश ग्रंथ है। ठीक है, और यह जो रचना है यह मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा की रचना मानी जाती है। मैथिली हिंदी में इसका रचना हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका प्रकाशन कराया। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका प्रकाशन बंगाल की एक रॉयल सोसाइटी, बंगाल की रॉयल सोसाइटी, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। तो ये आदिकाल के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 3 रचनाएं हैं गद्य साहित्य की, तो इनसे एक प्रश्न बनता है, तो देख लीजिएगा।